चलिए विजयनगर की स्थापना को किसने की, यानी कौन इसके फाउंडर हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इनके फाउंडर कौन है, यानी संस्थापक कौन है। ठीक है, फाउंडर कौन है। उसके बाद इसमें डायनेस्टी कौन कौन सी है, यानी वंश कौन कौन से हैं। ठीक है, डायनेस्टी यहाँ पर कौन कौन सी है, वंश कौन कौन से। उसके बाद हमें इसके एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, उसके बाद हमें इसकी सोसाइटी को समझना है, और उसके बाद इकोनॉमी को समझना है, और उसके बाद इसके कल्चर को समझना है। तो ये कुछ पॉइंट है विजयनगर में। देखिए, जब उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत का शासन है, तो दिल्ली सल्तनत में भी मोहम्मद बिन तुगलक है। जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन है और मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर दक्षिण भारत में विजयनगर एम्पायर है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर, यानी उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक है और दक्षिण भारत में विजयनगर एम्पायर है। तो आपको एक कंटेम्परेरी पीरियड समझ में आ रहा होगा कि बात वैदिक काल यानी दिल्ली सल्तनत की हो रही है। अब देखते हैं फाउंडर कौन है। फाउंडर इसके जो संस्थापक हैं वो हरिहर और बुक्का हैं। हरिहर और बुक्का, हरिहर बुक्का के बारे में जान लेते हैं, ये कौन है। हरिहर और बुक्का ये दक्षिण भारत के दो ब्राह्मण हैं जिनको दिल्ली सल्तनत की सेना बचपन में ही अपने साथ उठाकर ले गए थे, दिल्ली सल्तनत के लोग। अब ये हरिहर बुक्का जब बड़े होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको सैनिक बनाया जाता है। सैनिक बनाने के बाद दिल्ली सल्तनत वाले लोग यानी मोहम्मद बिन तुगलक फिर उन्हीं हरिहर बुक्का को दक्षिण भारत पर कंट्रोल करने के लिए भेजते हैं, दक्षिण भारत पर कंट्रोल करने के लिए भेजते हैं। जब ये दक्षिण भारत हरिहर और बुक्का आते हैं तो यहाँ पे उनके गुरु हैं जो बादरायण करके नाम है, एक धार्मिक गुरु हैं। वो उनसे मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो तुम मुसलमान नहीं हो, तुम दिल्ली सल्तनत में भी शामिल नहीं थे, तुम बचपन में यहीं के निवासी हो और तुम्हें दिल्ली सल्तनत का साथ छोड़कर अपने लोगों का साथ देना चाहिए। हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई हैं उनको सारी बातें समझ में आ जाती हैं। फिर वो दिल्ली सल्तनत से विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह करने के बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो पहली बात विजयनगर क्या है, तो विजयनगर दक्षिण भारत का 13वीं सदी का एक एम्पायर है, एक साम्राज्य है। सीधा सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो विजयनगर जो है वो 14th सेंचुरी यानी 13वीं सदी का दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया का क्या है, एम्पायर है। सीधी सी बात है, एम्पायर है। ठीक है, विजयनगर दक्षिण भारत का 13वीं सदी का एम्पायर है। इसकी कैपिटल, और नॉर्मल लिख लीजिए, इसकी जो कैपिटल है वो है हम्पी। ठीक है, हम्पी इसकी कैपिटल है। हम्पी ज्यादातर लोगों को पता होगा, हम्पी इसकी कैपिटल है, राजधानी। ठीक, अब फाउंडर कौन है इसके। ठीक है, जो फाउंडर हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, यानी संस्थापक। एक बार हम समराइज कर देंगे, बस समझ लीजिए। इसकी फाउंडर हैं हरिहर और बुक्का, हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का ये दोनों इसके संस्थापक हैं और ये दोनों सगे भाई हैं। तो सीधा सा पूछेगा कि व्हाट इज द विजयनगर, तो विजयनगर इज ए एम्पायर इन 13th century साउथ इंडिया। द कैपिटल इज हम्पी। ये हम्पी बहुत फेमस है, आपको पता है हम्पी आज के समय में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी विश्व धरोहर है हम्पी।
ये बहुत बड़ा एक एम्पायर की कैपिटल था। आज एक छोटा सा गांव है हम्पी, बेसिकली ये जो है वो कर्नाटक में है। कभी आपसे पूछा जाए, और शायद लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया है हम्पी से, तो हम्पी को 1987 में, वो डेट याद नहीं रखने की जरूरत क्या, आपको कर देते हैं कैसे आपको टॉपिक को लिखना है। तो पहली बात, सीधे आपको लिखना है यहाँ पर विजयनगर, विजयनगर सीधा। सेकंड पॉइंट में लिखना है क्या है, एम्पायर है। व्हाट इज, ये साम्राज्य कहां पर है, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, ठीक है। कैपिटल कौन सी है इसकी, कैपिटल है हम्पी, ठीक है, हम्पी। बहुत शॉर्ट में कर देते हैं हम आपको। उसके बाद इसके फाउंडर कौन है वो सुन लीजिए। फाउंडर है हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का। इन्होंने कब इसकी स्थापना की है, दैट टाइम पीरियड वाज 1336 एडी, 1336 में उन्होंने स्थापना की है। और किसकी सहायता से, एक है बादरायन, बादरायन, बादरायन के इनके एक टीचर हैं, इनके एक गुरु हैं, उनकी हेल्प से उन्होंने की थी। ये बादरायन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इन लोगों को याद दिलाया था कि तुम लोग दिल्ली सल्तनत से नहीं हो, तो वास्तव में कर्नाटक के हो, वास्तव में यहीं के हो। तो उन्होंने फिर इनकी बात को मानकर विजयनगर नामक साम्राज्य की स्थापना की, ठीक। अब विजयनगर साम्राज्य पर कितने डायनेस्टी ने राज्य किया है, हम इसकी बात कर लेते हैं। कितने डायनेस्टी ने, यानी कितने वंशों ने राज्य किया है, बता सकते हैं कितने वंश है विजयनगर पर राज्य करने वाले। 4 वंश हैं, 4। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश राज करते हैं। सबसे पहला है संगम, ठीक है, संगम वंश। एक्चुअली ये संगम है कौन, संगम जो है हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम है। पहला वंश, देखो जैसे हम लोग करते हैं ना मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य नहीं है, मौर्य वंश है, साम्राज्य मगध है। गुप्त साम्राज्य नहीं है, मगध साम्राज्य है, गुप्त पर गुप्त वंश है। तो जो हिस्ट्री में हम लोगों को कई चीजें ऐसी देखी गई हैं जो कहीं ना कहीं अलग दिखाई देती हैं। बोलचाल में जब भी हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य या हर्ष साम्राज्य, तो ना तो हर्ष साम्राज्य है, ना ही गुप्त साम्राज्य है, और ना ही मौर्य साम्राज्य है, ठीक है। मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन वंश है, साम्राज्य तो एक है ना। जैसे कहते हैं दिल्ली, तो दिल्ली तो एक है, भारत तो एक है, हिंदुस्तान एक है, और उस पर प्रधानमंत्री कौन कौन बैठे वो अलग बात है। तो उसी तरह से है, तो यानी इस पर वंश है 4। दूसरा है इसमें सालू, सालू वंश, ठीक है, सालू वंश, सालू। और तीसरा है तुलुक, तुलु वंश। और उसके बाद है अरावेडू, BAIDU, अरावेडू। तो ध्यान दीजिए इस चीज पर कि 4 वंशों ने शासन किया है। कौन कौन है, संगम है, शालुब है, तुलुब है, अरावेडू है। तो 4 वंश हैं विजयनगर पर साम्राज्य करने वाले, 4 वंश, ठीक है। और 4 वंश में इसमें जो कुछ कुछ शासक हैं, खासकर कृष्ण देवराय है ना, तो 2-4 शासक इनके बारे में बात जानना जरूरी है। तो पहले बेसिकली समझ लीजिए, ये बेसिक है, हमने सिर्फ बताया है ये है क्या, लोकेशन कहाँ पर है, कैपिटल क्या है, इसके फाउंडर कौन है, समय क्या है,
और इनको किसने स्थापना हुई है और कितने वंशों ने यहाँ पर राज्य किया है, बताएं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो यस बोले। कोई दिक्कत है यहाँ तक बोले, जल्दी फटाफट बताइए। नो सर। नहीं सर। क्लियर है ना? ओके। तो देखिए, पूरे विजयनगर साम्राज्य में दो शासक सबसे इंपॉर्टेंट है, 2+2, दो तो ये समझ में आ गए आपको, हरिहर और बुक्का। इनके अलावा दो और हैं। जब भी क्वेश्चन बनेगा कभी क्रोनोलॉजी से इनसे बनेगा कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, या ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो दो राजा तो ये हो गए, दो और हैं इस पूरे विजयनगर के, तो वो हैं कृष्ण देव राय एक है, और दूसरे हैं इसमें कृष्ण देव राय हैं और कृष्ण देव राय और देव राय दो हैं। ठीक है, देव राय। तो पहला शासक लिख लेते हैं। हरिहर बुक्का के बारे में इतना ही समझिए कि ये फाउंडर हैं। तो पहला शासक इसमें है देव राय। ठीक है, देव राय, देव राय। और दूसरा शासक इसमें है कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, दो शासकों की बात होती है। ठीक है, कृष्ण देव राय। अब यहाँ पे आपको समझना है व्हाट इज अबाउट द देवराय फर्स्ट। तो देवराय फर्स्ट के बारे में ये है कि इनके शासन काल में एक इटली का ट्रेवलर आता है, एक इटली का राइटर आ जाता है, वो है निकोलो द कॉन्टी। एक राइटर का नाम लिख लीजिए, काफी फेमस है वो। हाँ, निकोलो डी कॉन्टी, निकोलो डी कॉन्टी। ये कहाँ का है? ये इटली का है। ठीक है, ये इटली का है, निकोलो द कंटी, इटली का है। अब इसका मतलब क्या है? इसने इसके कभी आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन हमें इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि निकोलो द कंटी भारत में किस साम्राज्य में आया, किस साम्राज्य को विजिट किया था उसने, तो वो था विजयनगर। दूसरी बात कि जब उसने भारत में आया है तो कौन राजा है उस समय, तो वो है देवराय फर्स्ट। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, तीन बात समझ आ गई। पहला ये कि जो निकोलो कॉन्टी है वो कहाँ का है, तो इटली का है। दूसरी बात, वो भारत में किस साम्राज्य में आया, तो भारत में वो आया विजयनगर एम्पायर में, यानी दक्षिण भारत में। तीसरी बात कि निकोलो द कॉन्टी भारत के किस राजा के समय में आया, तो देवराय फर्स्ट के में आया। अब जो चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि निकोलो द कॉन्टी के हिस्ट्री में, या जो उसका टेक्स्ट है, जो पुस्तकें हैं, जो उसका लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स है, उसके डॉक्यूमेंट्स में किसके बारे में बात की गई है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट के में भारत के बारे में बात की गई है, और भारत में स्पेशली विजयनगर के सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना डॉक्यूमेंट्स लिखा है, जो भी बुक्स वगैरह लिखी है, उसमें इंडिया की सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी की बात इन्होंने की है। और उन्होंने कहा है, दूसरी बात है, इंडियन एग्रीकल्चर की भी बात की है इन्होंने, इंडियन एग्रीकल्चर की भी बात की है, इंडियन इकोनॉमी की भी बात की है इन्होंने ना, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारत के प्रशासन के बारे में बात की है।
देखो पहले हम भी जब हम लोग एग्जाम देते थे तो समझ में नहीं आता था यार ये निकोलो द कांटे या अल बरूनी, इब्न बतूता, ये सब लोग आए हैं इंडिया में, ठीक है, आए हैं गए हैं, सही है। यूपीएससी से क्यों पूछता है क्वेश्चन? क्या मतलब है इनका पूछने का? इनका मतलब है कि जो हम विजयनगर के बारे में जानते हैं वो इनसे ही हमें पता चला है, इनसे पता चला है। और दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि कभी क्वेश्चन बनेगा कि द विजयनगर हैज द रिलेशन विद द वेस्टर्न एशियन कंट्री, है ना? विजयनगर हैज द इकोनॉमी आउट ऑफ इंडिया आल्सो, विजयनगर हैज द इकोनॉमी आउट ऑफ इंडिया, ट्रेड आउट ऑफ इंडिया, यानी जो कुछ विजयनगर का था वो भारत में तो था ही था, भारत के बाहर भी था, भारत के बाहर भी था, ठीक है, भारत के बाहर भी था। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड था तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा स्विट्जरलैंड, अगर हमारा स्विस बैंक में अकाउंट है तो इसका मतलब हमारी इनकम ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो वही चीज है, अगर इनका रिलेशन अदर कंट्री से है आउट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स दे आर डेवलपर, वो डेवलप हैं, उनकी इकोनॉमी डेवलप है, उनकी सोसाइटी डेवलप है, वो लोग स्ट्रांग हैं। सारी चीज आप लिख सकते हो, सारी बातें लिख सकते हो। बस सोचने वाली बात यह है कि अच्छा एक आंसर, एक क्वेश्चन है, आप उसके आंसर को अपने मन में रखना है और सोचते रहना है कि आंसर क्या हो सकता है। मिनिमम वर्ड में एक दो लाइनें बता सको तो बता देना कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर औरंगजेब तक जो भी हमारे रिलेशन बने हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्री से ही बने हैं, ऐसा क्यों? एक दो लाइनें बता सको तो ठीक है, चाहे वो सेल्यूकस हो, चाहे वो मीर कासिम हो, चाहे वो अलबरूनी हो, इब्न बतूता हो, मोहम्मद गौरी हो, है ना, अमीर खुसरो, जो भी जहां से भी लोग आए हैं, ऐसा क्या है? सर उनको पता ही नहीं था ट्रेड रूट ये रूट, सी रूट किधर से इंडिया जाता है। हम्म जब कोलंबिया उसको पहुंचना था इंडिया, वो कहाँ पहुंच गया सर? अमेरिका। हम्म हाँ, वो एक्चुअली स्पाइस के बारे में यहाँ आए, स्पाइस ढूंढने के लिए। इस पर जुड़े हम लोगों के जो रिलेशन है वो एंशियंट पीरियड से, एंशियंट कहें, हम कहें तो वैदिक काल से हैं। अगर ये मान लें कि आर्य लोग भारतीय नहीं थे तो हम वैदिक काल से मान सकते हैं। तो मतलब हम लोगों का जो रिलेशन है वो मिडिल ईस्ट कंट्री से रहा है शुरू से, है ना, चाहे वो सेल्यूकस हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, कोई भी हो, सिकंदर से लेकर वेस्टर्न से रहा है। देखो इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, दो, एक तो दो रीजन है कि अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की भी खोज नहीं हुई थी, ठीक है, ये लोग थे लेकिन ना हम इनके बारे में जानते थे ना ये हमारे बारे में जानते थे। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री थे, खासकर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब, यूके, जितने भी कंट्री थे, इनकी रिक्वायरमेंट ध्यान समझिएगा, इनकी रिक्वायरमेंट जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे उनके थ्रू पूरी हो जाती थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई उन्हें स्पाइस बेचना था, कोई मसाले बेचना था, तो उनकी रिक्वायरमेंट मिडिल ईस्ट कंट्री कर देते थे, क्योंकि जो अरब ट्रेडर्स थे, जो अरब व्यापारी थे, भारत से व्यापार करते थे, लेकिन वो सप्लाई वो लोग पीछे कर देते थे। लेकिन जब कंडीशन चेंज हुई, ठीक है, जब कंडीशन चेंज हुई इन 15 या 16 सेंचुरी, स्पेस मेनली 16 सेंचुरी, तब ब्रिटिशर्स को या यूरोप को लगा कि नहीं, हमें इंडिया के लिए इंडिया का रूट ढूंढना चाहिए, कोई अलग अल्टरनेट रूट। तो और ये तो हो गया कि क्यों अदर कंट्री से कनेक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि अदर कंट्री से कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास एक मीडिएटर थे। मीडिएटर वो कौन थे? मिडिल ईस्ट कंट्री, अरब व्यापारी। तो अरब व्यापारी वहां तक सप्लाई करते थे हमारी, तो उनको कभी आने की जरूरत ही नहीं हुई।
और दूसरा कि अरब कंट्री वाले लोग हमसे क्यों जुड़े थे, चाहे वो यूनान हो, चाहे वो ठीक बगदाद हो, ईरान हो, मेसोपोटामिया हो, जितने कंट्री थे हमारे, सिंपल सा है, दे हैव द लैंड रूट, उनके पास लैंड रूट है, वो सीधे आ गए। अब जापान के पास तो लैंड रूट नहीं है, ना इंडोनेशिया के पास है, ना ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है, तो पता ही नहीं लोगों को। अभी थोड़ी गूगल में मैप में जाके सर्च कर लोगे, देखो जूम पे यहाँ पर कंट्री है, तो इस इन लोगों से कनेक्टिविटी इसलिए हमारी थी शुरू से क्योंकि ये लैंड रूट से जुड़े हुए थे, पहली बात। दूसरी, जो बाकी लोग इंडिया में नहीं आए, उसका रीजन ये था कि जो उन लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जो उन लोगों की नीड थी, वो फुलफिल हो रही थी मिडिल ईस्ट कंट्री के ट्रेडर्स द्वारा। तो इसलिए, ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट में आपको लिखना है। इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। एक बार मैं इसमें एक बार बता दीजिए आप, मैं इसमें चार्ज लगा लेता हूँ बैटरी। चोल चेर पांड्य की बात करेंगे, तो चोल वंश जो 9वीं सदी में आते हैं, चोल वंश की स्थापना विजयालय द्वारा की गई थी, वो भी है। तो जब चोल वंश था तो उस समय 3 साम्राज्य थे आसपास में, चोल चेर पांड्य, तो वो अलग है, ठीक है। ये उसके बाद का समय है, हमने इसलिए बता दिया दिल्ली सल्तनत ये एक पास में थे। तो ये था देवराय फर्स्ट, ठीक है। तो चोल चेर हम अलग से देखेंगे, वो अलग टॉपिक है। उसके बाद है इसमें कृष्णा देव राय, ठीक है। इनकी डेट वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपको देखो, यूपीएससी में साउथ इंडिया से 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस जो नॉर्थ इंडिया पे ज्यादा रहता है, तो इसलिए। लेकिन ये जब जितना ही कर लेंगे उतना सफिशिएंट है। कृष्ण देव राय, अब कृष्ण देव राय के बारे में क्या लिखना है। कृष्ण देव राय दक्षिण भारत में एक ऐसा शासक है जिसने सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर बनवाए, ठीक है। तो इसने हिंदू टेंपल बनवाए हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में हिंदू टेंपल, ठीक है, कृष्ण देव राय ने। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो, तो 2 ही राजाओं के बारे में आपको, 4 के बारे में समझना है, और विदेशी यात्री केवल एक ही आता है, और बाकी ऐसे शासक नहीं जिसके बारे में कुछ आपको जानना है। तो क्रोनोलॉजी राजा के बारे में नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ना सम्राट, सम्राट एक वर्ड आता है सम्राट, दूसरा है सुल्तान, ठीक है, सुल्तान, और तीसरा वर्ड है बादशाह या शहनशाह, शहनशाह, शहनशाह या बादशाह, ठीक है, बादशाह। तो उसके बाद है राजा, ठीक। अब मैंने ये वर्ड क्यों लिखी आपके लिए, समझिए कि द हेड ऑफ द empire is known as the सम्राट in ancient India, ठीक है, एंशियंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में जो साम्राज्य का सबसे मुखिया होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कह देते हैं किंग, दैट इज नोन एज सम्राट। अब ये जो सुल्तान है, सुल्तान आप समझते ही हैं, दैट रिलेटेड टू दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो हेड है, यानी जो राजा है, आम जनता बोलती है राजा, तो राजा को हम क्या कहते थे, सुल्तान। ये क्वेश्चन बना है कई बार, ये चीज ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है इसमें शहंशाह और बादशाह, ये हम कहते हैं मुगल एम्पायर में, ठीक है, मुगल एम्पायर में, यानी जो मुगल साम्राज्य है उस समय कहते हैं मुगल में, ठीक है, मुगल एरा में, ये मुगल एम्पायर में। तो राजा कहते हैं विजयनगर में, ये बात ध्यान रखना, विजयनगर। वैसे प्रशासन का पार्ट है लेकिन फिर भी समझ लीजिए। तो पूछ सकता है
The head of Vijayanagar is known as Samrat, is known as Sultan, is known as Badshah, is known as Raja. तो वो राजा के नाम से जाना जाता है ना? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट हर्ष। कभी देखा सुल्तान हर्ष या सुल्तान अशोक? नहीं। बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, है ना? शहंशाह औरंगजेब, शहंशाह अकबर। तो ये वर्ड उनके लिए। राजा कृष्णदेव राय, कभी देखा सुल्तान कृष्णदेव राय? नहीं, राजा कृष्णदेव राय या राजा देव राय। तो ये भी जरूरी है आपको। तो ये थे आपके मेन हेड को हम लोग क्या कहते थे, उसकी हम बात समझते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए। देखो, हमने सिर्फ इतना बताया अब तक कि साउथ इंडिया वाला एरिया है, 1336 टाइम पीरियड है। हरिहर और बुक्का इसके दो फाउंडर हैं। जो बादरायन के कहने पे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया है, ठीक है। और कैपिटल हम्पी बनाई थी, और हम्पी है, कैपिटल हम्पी है। और दो राजा हैं, खासकर 4 राजा हैं, ठीक है। कौन कौन से? हरिहर, बुक्का और देवराय और कृष्ण देवराय, ठीक है। दूसरा था यहाँ पे एक निकोलो कॉन्टी आता है, निकोलो कॉन्टी, हाँ, निकोलो डी कॉन्टी। इसके बारे में आप समझा दिया हमने कि निकोलो दो कॉन्टी क्या है। यही तक अब तक बात हुई है, ठीक है। यही तक अब तक बात हुई है। अब हमने एक अभी जस्ट बोला है कि सम्राट क्या होता है ना। और शासक यानी जो रूलर है उसको हम क्या कहते हैं? तो रूलर ऑफ विजयनगर, है ना। तो रूलर ऑफ विजयनगर इज नॉन एज राजा। इतनी ही बात हुई है ना अभी तक क्लास में पूरे। दैट इज समरी ऑफ क्लास। जी सर। ओके, अब हम सिंपल से आते हैं। हाँ, एक तो और बात हुई थी, हमने बोला था कि यहाँ पे 4 डायनेस्टी ने काम किया है। 4 डायनेस्टी ने, है ना। संगम, सालुब, तुलुग और आर्बिडू, ये भी हमने बात की है। ये 4 डायनेस्टी है। और अब हम बात करेंगे सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर। एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बिठा देते हैं, ठीक है। ये समरी है पूरा। इसमें यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बता दो। यस, स्वप्निल, सचिन, ज्योति भार्गव, गुड्डू कुमार, बताओ। क्लियर है सर? नो डाउट। गुड गुड गुड। अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करते हैं, प्रशासन पे। देखिए, पहली बात तो कि जो इनका एम्पायर है, एम्पायर, ठीक है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी डिवीजन ऑफ एम्पायर। डिवीजन ऑफ एम्पायर यानी जैसे भारत है, तो भारत को किस में बांटा गया है? राज्यों में। 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित राज्य हैं। यही है ना, ये भारत का डिवीजन। अगर कोई पूछना है कि व्हाट इज द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब है राजनीतिक विभाजन क्या है। तो राजनीतिक डिवीजन ये कि भारत में राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है। भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित राज्य हैं, तो ये विभाजन है। इसी तरह से डिवीजन ऑफ एम्पायर, कभी आपसे पूछेगा कि विच इज नॉट रिलेटेड टू विजयनगर, है ना। जैसे आपने देखा होगा, अभी हमने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में एकता की बात की थी कि दिल्ली सल्तनत एकता में डिवाइड थी। सेम चीज यहाँ पर है। तो ये जो डिवीजन है उनका कितने पार्ट में है वो हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इसका मंडलम, मंडलम, ठीक है। मंडलम, मंडलम यानी सबसे बड़ी इकाई मंडलम होती थी। मंडलम का मतलब है लाइक स्टेट।
पूछेगा कि विजयनगर किस में बांटा गया है। जैसे दिल्ली सल्तनत एकता में बांटा गया था और मंडलम ये है। उसके बाद है इसमें नाडु। नाडु इज ए लाइक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिले की तरह हैं, जैसे हमारे जिले हैं वैसे, है ना, नाडु। तो ये थे नाडु। और उसके बाद है इसमें ग्राम। ग्राम, ग्राम मतलब विलेज, ठीक है, विलेज। तो ये है, तो ये तीन है, मंडलम, नाडु। मंडलम स्टेट की तरह है, यानी प्रोविंस की तरह है, और नाडु एज ए डिस्ट्रिक्ट, जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु तो वो एक राज्य का एक जिला है, आज वो स्टेट कहलाता है, ठीक है। ग्राम मतलब विलेज। अब हम बात करते हैं सिर्फ कि हु इज द हेड ऑफ मंडलम, हु इज द हेड ऑफ नाडु, हु इज द हेड ऑफ ग्राम। कई सारे नाम है जो परिचित आपके सामने आएंगे, ठीक है। जैसे जो, चलिए हम लिख लेते हैं यहीं पर, जो मंडलम है ना, जो मंडलम का हेड है, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्टेट का हेड कौन है, गवर्नर, मुख्यमंत्री नहीं है, ध्यान रखना। राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री नहीं है, अच्छे से याद कर लीजिए, वरना आम इंसान में आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा अगर आपने बोल दिया कि राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री है। नहीं, गवर्नर के अंडर में मुख्यमंत्री है, ये चीज ध्यान रखना है। सर हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट है सर। हाँ, नहीं, स्टेट मतलब हम राज्यों की, प्रोविंस की बात करें, जैसे बात करें वेस्ट बंगाल, यूपी, जम्मू कश्मीर, इस तरह से। वैसे हेड गवर्नर के बाद में सर एथी होते मुख्यमंत्री होता है सर। हाँ, तो मुख्यमंत्री उसके अंडर में काम करता है, गवर्नर के, सबसे बड़ा गवर्नर होता है। हमारे किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन अगर कोई है तो गवर्नर, ठीक है। हालांकि मानता कोई नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा वीवीआईपी कोई नहीं होता। जब वो कभी आए तब देखना, एक तरफ आते हैं मुख्यमंत्री और एक तरफ आए कभी राज्यपाल, तो दोनों की तैयारियों में डिफरेंस देखना, अलग ही वो प्रोटोकॉल होता है उनके लिए, ठीक है। खैर देखते हैं, मंडलम जो है वो इसका जो हेड है, हेड का नाम लिख लेते हैं हम, कौन कौन हेड होते, मंडलेश्वर, ठीक है, मंडलेश्वर, चलिए यहाँ पे कर देते हैं मंडलेश्वर, ठीक है। तो इसके हेड को क्या कहते थे, मंडलेश्वर। उसके बाद था नाडु। नाडु, नाडु को हेड को क्या कहते हैं, वो है हाँ, नाडु प्रभु। नाडु प्रभु, नाडु प्रभु, जो नाडु है उसके हेड को नाडु प्रभु कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें ग्राम। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एच.डी. देवगौड़ा, सुना है ना, एच.डी. देवगौड़ा। ये कौन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, एच.डी. अभी भी जीवित है, ठीक है। तो ग्राम का हेड था गौड़ा, GAUDA, गौड़ा। तो गौड़ा वही टाइटल है, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं उनका टाइटल है गौड़ा। तो इसका मतलब है वहां लोकल लैंग्वेज में जो ग्राम का मुखिया होता था उसको हम गौड़ा कहते थे, गौड़ा। तो ये है, अभी डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा से ज्वाइन कर लेना आप लोग। हाँ, तो मंडलम, मंडलेश्वर, नाडु प्रभु, और तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कभी क्वेश्चन बनेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया है गोपुरम से, गोपुरम क्या है, तो वो हम आगे बात करेंगे गोपुरम क्या है। तो
ठीक है, कि डिवीजन ऑफ एम्पायर में क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग कल्चर की, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये तो समझ में आ गया आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि वहां के किंग को राजा कहते हैं, और जो उनका एम्पायर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है ना, मंडलम, नाडु और ग्राम। और एक चीज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ लिख लीजिए नोट करके कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो बेस्ट है वो है ग्राम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर। एक बात ध्यान रखना, पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट है विजयनगर का ग्राम प्रशासन, विजयनगर का ग्राम प्रशासन। तो कभी अगर आपको विजयनगर के बारे में कुछ अच्छा बोलना हो, विजयनगर के बारे में सबसे खास बात बताइए, तो सबसे खास बात है उसका ग्राम प्रशासन। विजयनगर के ग्राम प्रशासन से ही इंस्पायर होकर हम लोगों को पंचायती राज आया है, ठीक है। तो इसलिए प्रशासन में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। और देखो बेस्ट ग्राम प्रशासन का मतलब यही है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का डेमोक्राइजेशन, यानी लोकतंत्रीकरण। अब हम बात करते हैं कल्चर। कल्चर के खैर कल्चर में ज्यादा, इसमें एक चीज और कुछ पॉइंट और है एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में लिख लीजिए, कल्चर रह लीजिए अभी, कि 2 लोग और हैं जिनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ अयंगर एंड सिस्टम ऑफ नयंकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इनके बिना विजयनगर पूरा ही नहीं होता, ठीक है। अब देख लीजिए कि ये कौन है, इसको समझिए। नयंकर ज्यादातर लोग जानते होंगे जैसे, क्योंकि नयंकर और अयंगर, अयंगर बताएं, किसी को पता है नयंकर और अयंगर क्या है? बोलिए। देखिए, नयंकर और अयंगर इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विजयनगर, ठीक है। तो ये विजयनगर में, विजयनगर प्रशासन में है। एडमिनिस्ट्रेशन किसके में? विजयनगर में। आप मेरी बात समझिए, विजयनगर में है जो नयंकर है, नयंकर के बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नयंकर नयंकर इज ए ऑफिशियल सिस्टम फॉर प्रोविंस या अर्बन एरिया, ये कह सकते हैं अर्बन रीजन। तो जो नयंकर लोग हैं, जो नगरों में अधिकारी हैं, उनको हम नयंकर कहते हैं, यानी जो राज्यों में काम करते हैं, जो राज्यों के अधिकारी हैं, जैसे सचिव हैं, है ना। जैसे हम लोग आईएएस बनते हैं तो स्टेट में कौन अधिकारी होता है? प्रशासनिक सचिव होता है, मुख्यमंत्री का सचिव, तो वो है, उसी तरह से है। तो नयंकर हैं वो नगर लेवल पर है, और अयंगर हैं ये ग्राम लेवल पर है। बस सीधी सी बात है, जो अयंगर हैं वो ग्राम लेवल पर है, बस ग्राम लेवल। ये चीजें बस याद रखना, नयंकर और अयंगर, ये विजयनगर से संबंधित व्यवस्था है। और नयंकर वो अधिकारी हैं जो नगरों में या राज्यों में काम करते हैं, और अयंगर वो अधिकारी हैं जो गांव में, ग्राम में काम करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब तो ये तो हो गया नयंगर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट और लिख लीजिए, कॉइन ऑफ विजयनगर, विजयनगर के सिक्के, कॉइन्स ऑफ विजयनगर।
है ना, विजयनगर के सिक्के। तो विजयनगर के सिक्के कौन कौन से वो हम जान लेते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात कर रहे हैं, बारहा। ठीक है, बारहा, बारहा, बारहा जो है वो विजयनगर के सिक्के को कहा गया है। दूसरा सिक्का है पैगोडा, पैगोडा। ठीक है, पैगोडा, ये भी पूछा गया है कि विजयनगर में पैगोडा क्या है। तो विजयनगर में पैगोडा एक सिक्का है। उसके बाद है इसमें पेरिटा, 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 तो ये भी सिक्का है। और उसके बाद है फनम, फनम, शायद फनम, बताएंगे ये है क्या क्या। और उसके बाद है तार, तार। उसके बाद है जीतल, जीतल। ठीक है, तो ये सिक्के हैं। अब हम सीधी सी बात कर लेते हैं, 12 पैगोडा और पेट्रा की पेटा, ये सारे सिक्कों के नाम हैं। और ये जो सिक्का है, ये ज्यादातर सिक्के किसके हैं, गोल्ड के। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के, चांदी और सोने की। मगर ये तार जो है ये सिल्वर का है और जीतल है वो कॉपर का है। देखो, इतना डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको एग्जाम में उन्होंने ये पूछा कि पैगोडा क्या है, दक्षिण भारत में पैगोडा किसे कहते हैं। तो दक्षिण भारत में विजयनगर की जो करेंसी है उसको हम पैगोडा कहते हैं। तो 12 पैगोडास, पेट्रास, फनम ये भी है। और तार सिल्वर यानी चांदी का है, और जीतल। तो जब भी क्वेश्चन बना है तो वो 3 से बना है, इनसे। ठीक है, 2 ही से बना है, 12 और पैगोडा। और कभी कभी ये भी पूछ लिया गया है। और ये जीतल वही है जो इल्तुतमिश ने चलाया था दक्षिण भारत, उत्तर भारत में। टंका और जीतल, टंका सोने का चांदी का था और जीतल तांबे का था, उसी के है। तो ये सारे सिक्कों के नाम हैं, कॉइन्स के नाम है, करेंसी के नाम है। बताएं और कुछ यहां तक क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, तो ये कॉइन्स की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कल्चर की। तो कल्चर जो है वो सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी और कल्चर दोनों एक भी देख लेते हैं। सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चर देखिए, री इमर्ज ऑफ ब्राह्मणिज्म या री इमर्ज ऑफ वैदिक कल्चर। तो इसमें दोबारा से वैदिक कल्चर की उदय हुआ है। ठीक है, तो लिख लीजिए री इमर्ज, री इमर्ज ऑफ वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर। What not like वैदिक पीरियड। ठीक है, बट नॉट लाइक वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड की तरह नहीं था। मतलब उतना कास्टिज्म नहीं है, उतना सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उतना वर्ण सिस्टम हार्ड नहीं है, रिजिड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी आप यज्ञ करते हो, हाँ, मंदिर में जाके पूजा करते हो, तो आप वैदिक कल्चर को फॉलो करते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें सारी फॉलो करते हो जो वैदिक कल्चर में होती थी, है ना। तो ऐसा नहीं है, बट इतना है कि ब्राह्मणिज्म का फिर से डेवलप हुआ है। और एक सीधी सी बात है कि डेवलपमेंट दिखाता है कि हम लोग, हमारा कल्चर कैसा है, ये बात ध्यान रखना।
डेवलपमेंट। जो बहुत डेवलप होगा वो वेल कल्चर्ड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, कास्टिज्म कम होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं होगी, हर किसी का सम्मान होगा। ठीक है, तो ये बताते, तो आप इससे सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि ये व्यवस्था बहुत कठोर नहीं है, स्त्रियों का यहाँ पे सम्मान होता है। ठीक है, और हर किसी का सम्मान है, कोई छुआछूत यहाँ पर नहीं है, जिस तरह से गुप्त काल में शुरू हुई थी। तो ये था। और एक यहाँ पे हजारा राम टेम्पल बना है, हजारा राम टेम्पल कर्नाटक में। तो ये लिख लीजिए, कभी पूछा जा सकता है हजारा राम, हजारा राम टेम्पल, ये किसने बनाया है? कृष्ण देव राय ने। हजारा राम टेम्पल ये कर्नाटका में, साउथ इंडिया में। बाकी सब तो सिस्टम सारा वही है। यहाँ पे वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है, ब्राह्मण भी है, लेकिन बहुत रिजिडनेस नहीं है, कठोरता नहीं है। तो ये था आपका पूरा विजयनगर। आपको सीधे सीधे विजयनगर के बारे में एक नोट्स अच्छी सी तैयार कर लेना कि फिर आपको सारी कुछ समझ में आ जाएगी। और तैयार आपको कैसे करना है? तैयार आपको करना है टाइम पीरियड से, तैयार आपको करना है लोकेशन देखकर, कहाँ पर लोकेशन है, तैयार आपको करना है कि फाउंडर कौन है, तैयार आपको करना है कि इसके राजा कौन है, तैयार आपको करना है कि इसकी डायनेस्टी कौन सी है, तैयार आपको करना है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, तैयार आपको करना है कि इसका सोसाइटी कैसी है। ठीक है, तो इतना ही तैयार करना है आपको, और ये हमने सारी चीजें आपको बता दी। क्यों बताएं? बताइए कि नहीं? यस सर, राइट। लिख पाएंगे यहाँ तक? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बताएं ज्योति भार्गव, स्वप्निल, अर्चना जी, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर है। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे बहमनी साम्राज्य। हेडिंग डाल दीजिए आप, बहमनी साम्राज्य। इसको अपने सब नोट्स बना लेना, बहमनी एम्पायर। ठीक है, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, ये इस पे हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है।